ठीक है जी। तो ये तो रूल्स बता रहा है सिंपल। हम जो है ना लीड कोड भी सही है। फाइब्रेस के बाद ले लेते हैं। अच्छा क्या इसके क्लास आप सर्च करेंगे हैकर रैंक ब्रैकेट बैलेंसिंग चैलेंज है, बैलेंस ब्रैकेट। ठीक है, इसको समझ लें। ये मैंने जब बताया था थोड़ा सा आपको इसके बारे में। एक ब्रैकेट का बैलेंस और अनबैलेंस होता है। जैसे ये जो है ना ऊपर वाला फर्स्ट, ये बैलेंस है। कैसे बैलेंस है? देखिए ये यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, और ये इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट भी और ये भी। और नीचे वाला बैलेंस है नहीं है? नहीं। और ये वाला तो इस तरह से यस नो और यस आ गया। तभी जावास्क्रिप्ट से ना हमें ये इनपुट देना है फंक्शन को और चेक करना है कि ब्रैकेट बैलेंस है या नहीं। किया ये अभी तक बताया था लेकिन किया नहीं। आपने बताया था, किया तो नहीं ना, तो करना चाहिए था। ठीक है, और इसमें और भी बहुत सारे टास्क होते हैं। इक्वल स्टैक में देखिए काफी सारे, गेम ऑफ टू स्टैक, लार्जेस्ट रेक्टेंगल, सिंपल टेक्स्ट एडिटर, वेटर, तो काफी इस तरह के आपको मिलेंगे। ये अच्छे ब्रैकेट वाला ज्यादा करना, काफी कंपनीज में ना ये होता है। इंटरव्यू देने जब जाते हैं ना तो ये ब्रैकेट बैलेंसिंग वाला सवाल आपके वहाँ आता है। तो क्या अभी इससे शुरू करो और फिर जो है ना मैं आपको और वो प्रॉब्लम्स निकाल के देता हूँ कि जिसमें जो इंटरव्यूज वगैरह होती है। नहीं चल रहा शुरू से? अब बता रहा है, इधर आ जाओ ना यार, दो चार तो क्या प्रोजेक्टर चलाए पूरा। ठीक है, इधर भी आ सकते हो, इधर तरफ। ठीक है जी, तो इसमें मैं कुछ प्रॉब्लम्स निकाल के आपको दूंगा। एक ये ब्रैकेट वाली हो गई, इलाज भी करनी है, और जब हो जाए तो फिर मुझे दिखानी है। हैकर लाइन के ऊपर ही जाके अकाउंट बना के फिर ये सबमिट किया। दो लोगों का है। क्या करूँ? What is HTML? डॉट लगाना पड़ेगा ऑप्शन, हर ऑप्शन के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। और हर ऑप्शन के बाद क्यों? वही है कंडीशन। तो लाइन ब्रेक के रख देते। खैर नहीं, इस सही डाल देते हैं हम। सही पे स्टार लगाना पड़ेगा। सही शुरू में, आखिर में? सही। और दूसरे क्वेश्चन में बस दूसरा नहीं आएगा? नहीं आ सकता। स्पेस देना एक लाइन का या नहीं? वो मर्जी है। मर्जी है।
सही है, जबरदस्त। यहाँ ये कौन है? स्टार। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज एस्टिमेट्स का ऑप्शन आ गया और फिर जो इसका आंसर आ गया। इधर से दूसरा तो सही जबरदस्त। लेकिन ये थोड़ी स्टैटिक आ रहे हैं तो ये भी हट सकते हैं, ठीक है ना। तो एआई से तो नहीं किया ये, तो क्या है, क्या लॉजिक है? सर ये लूप चलाया है स्ट्रिंग की लाइन तक, जब क्वेश्चन मार्क आ जाए तो फिर वो एक नए उसमें चल जाएगा। अच्छा जी, सही, एक ही लूप से हो रहा है, सही है जी, जबरदस्त। तो यार ये भी जो है ना बड़ा लॉजिकल टास्क था, जैसे अगर ये सब करते हैं ना तो मजा आ जाएगा। इसके क्या रूल्स हैं, क्या है? हाँ अच्छा, रूल्स लिखे हैं भाई, जबरदस्त। The question will be written first followed by 4 options। अच्छा, भले क्वेश्चन मार्क ना डालें, जबरदस्त यार, सही है। 4 अलाउड है, 4 से कम दे दो चलेगा, 4 ही देना, 2 भी तो हो सकते हैं, 2 3 एक भी हो सकते हैं। ठीक है, द करेक्ट आंसर शुड बिगिन विद, अच्छा ऐसा बिगिन होना चाहिए। Please follow all instructions provided in the input format। सही है, तो बस इसमें हम ये हटा के ये डालना है, सही ना। बहुत अच्छी बात, तो ये 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या लॉजिक है, सही, डेटा डॉट इंक्लूड अगर ये हो, सही है, तो उसको आंसर में से आंसर वाले में डालो और फिर रिप्लेस कर दो। बाकी सब वो फिर एक क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो एम्प्टी कर देगा सब चीज़ों को और फिर दोबारा से सेम काम। ठीक है, तो कोड थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है वैसे, और इसको अगर ऑप्टिमाइज कर सके तो अच्छा है, बाकी तो बेहतरीन है, अच्छा है। तो बस ये 2 लोगों ने किया था, जब ये जावास्क्रिप्ट दिया समझ में कि जो काम दिया वो किया ही नहीं। तो इससे ना काफ़ी सारी चीज़ें ना मैंने ऐसी वर्बली बताई हैं आपको वगैरह असाइनमेंट के भी कि भाई ये होना चाहिए, अगर नोट करते कर लेते तो बहुत फ़ायदा हो जाता। ठीक है, तो आप भी चाहे नहीं करी तो ये कर लें, ठीक है, टास्क बहुत अच्छा है। फिर ये हैकर रैंक वाला जो मैंने बताया, इसको हम जो है गूगल क्लासरूम में भी डाल देता हूँ ताकि लिंक आपको याद आए। सही जी, बाकी देखिए एडवांस जावास्क्रिप्ट में सारी चीज़ें नहीं हुई तो देखिए उसका सिर्फ होगा ही जावास्क्रिप्ट, आपको अगर थोड़ी बहुत आती है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिस की है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस की है तो उसको ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना, सिंपल बात है। अब जो एडवांस जावास्क्रिप्ट का थोड़ा आपको लग रहा होगा कि नहीं यार समझ नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि अभी तक एडवांस जावास्क्रिप्ट इतनी लिखी नहीं है, ठीक है ना। तो जब तक कोई चीज़ प्रैक्टिकली नहीं की जाती ना तो नहीं समझ आती। तो ये है कि अब आप जो भी कोड लिखते हैं ना डेली जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो उसको कोशिश करके एडवांस में लिखना है ताकि जो है ना आपको एडवांस भी समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है, समझने में कुछ फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज़ है।
ठीक है ना, सिर्फ सिंटेक्स वगैरह का फर्क है ज़्यादातर जगहों पे, और बल्कि हमारी आसानी ही होती है, ठीक है ना, हमारी आसानी होती है। अब जैसे कल मुझे एक चीज़ पता चली जावास्क्रिप्ट की, लेकिन मुझे इतने सालों से नहीं पता थी, ठीक है ना, ये भी होता है। और जैसे मैं कंडीशन मैंने लगाई इसके अंदर, मैंने कहा भाई जैसे ए ट्रू हो, ए फॉल्स हो या बी फॉल्स हो, ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो हमारे पास ना जब कोड रिक्वेस्ट रिव्यू होती है ना, तो उसमें एआई भी लगेगी, तो एआई भी रिव्यू करती है आपका कोड। सबसे पहले एआई करती है, तो जो भी जिसने कोड लिखा होता है वो एआई के सजेशन को इम्प्लीमेंट करता है, फिर जब एआई कर लेती है तो फिर बंदा करता है, ठीक है ना, तो मतलब कोड बिल्कुल बेहतरीन होके जाता है। तो एआई ने मुझे रिकमेंड किया क्या, ये नहीं करो, एक काम करो, आप इसकी जगह पे ना, इसकी जगह पे आप इसको हटाओ एंड एंड को और लगाओ, और ना ये कर रहा हूँ, ये ज़्यादा एफिशिएंट है। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा ये क्या बता रहा है भाई ये, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा, मैं क्या समझ रहा था, मैं समझ रहा था ये बोल रहा है कि एंड हटा के और लगा दो, तो मैंने कहा ये तो मेरी लॉजिक को ब्रेक कर देगा भाई। फिर मैंने गौर से देखा तो मुझे समझ में आया कि एंड हटा के और को लगाने की बात नहीं करना, बल्कि ये भी एक तरीका है जावास्क्रिप्ट में कि जिससे यही सेम काम हो रहा है। फिर मैंने इसको समझा, मैंने कहा वाकई यार, फिर बाद थोड़ी देर मैंने इसको देखा ना, समझा, तो फिर मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा सही बात तो सही है, क्योंकि ब्रैकेट होंगे, ब्रैकेट में अगर ट्रू होगा कहीं पर भी, यहाँ पे या यहाँ पे, या अगर दोनों जगह होगा ट्रू, तो आएगा तो एक ही बार ट्रू ना, क्योंकि ब्रैकेट है। लेकिन जब मैं इसको चलाऊंगा तो इसमें एक ही बार ट्रू आना है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा तो पता चल जाएगा कि भाई ट्रू या फॉल्स है। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये होता है कि जब भी फॉल्स हो तो चलाना, ऐसे ही ना, या यहाँ पे अगर फॉल्स आए एक में और एक में ट्रू आए, ठीक है ना, तो अब इसको ट्रू मिलेगा फिर भी, और मैंने क्या बोला फॉल्स हो तो चलाना, ठीक है। और अगर दोनों ट्रू होंगे तो अब इसको फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन जो है दोनों सेम काम कर रही है, और एआई की सजेशन ये थी कि ये वाली ज़्यादा बेहतर है, तो आप इसको लगा दो। मुझे नहीं पता था, ठीक है, तो मैं कब से यही लगा दूँगा, ठीक है ना। तो फिर मैंने जो है चेंज करके ये कर दिया। तो इसमें फर्क समझ रहा है ना, ये सिर्फ ब्रैकेट में ला रहा है दोनों चीज़ों को, ठीक है ना, और ऊपर जो है ना अलग अलग है हैंड, तो बेहतरीन चीज़, ठीक है। तो इस तरह भी होती है चीज़ें, तो ये आपको ना काम करके पता चलती है, ठीक है। बताया कोई भी नहीं ना बता सकता कोई, आप काम करेंगे, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के ऊपर, तो फिर आपको ना चीज़ें पता चलना शुरू होंगी। वरना सुनते रहने से कुछ भी नहीं होगा, मैं बोलते रहूँ आपको, कोई भी समझाता रहे, आपको समझाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना है जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। तो जब तक आप प्रैक्टिकली उसको कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये जब जॉब लगती है ना, तो फिर उससे भी बहुत फ़ायदा होता है कि जॉब में अलग अलग चीज़ आपको मिलती है करने को, ठीक है ना। दोनों सेम काम करेंगे, ये तो मुझे समझ में आया था, कभी भी मैं समझाया ना। तो अगर हम ए को फॉल्स कर दें और बी को फॉल्स कर दें तो कौन सी चलेगी बताओ? 1 और 2 कौन सी चलेगी? कौन सी चलेगी? दोनों चलेंगे। वही तो सिंपल एक है भाई, बता दो यार। दोनों चलेंगे। दोनों कैसे? दोनों चलेंगे ना, तो फिर दोनों सही है। देखो दोनों चल गए।
हाँ तो कौन सी चलनी है बताओ? दूसरी वाली चलेगी? कोई से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कोई भी नहीं चलेगी। दोनों ही चलेगी, ठीक है ना? क्यों लग रहा है कि दूसरी वाली चलेगी? ये दोनों पे और नहीं लगा हुआ ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया। ये कल ही हुआ मेरे साथ रात में कि मैंने कहा ये AI पागल तो नहीं हो गई, क्या सजेशन दे रही है। फिर मैंने वहाँ पे कमेंट लिखा, मैंने कहा भाई AI ने गलत सजेशन दिए। फिर मैंने जब रिव्यूअर के पास भेजी ना, रिव्यूअर ने बोला कि भाई सही सजेशन दिए AI ने, ये कैसे हो सकता है। मैंने देखा तो पता चला, मैंने सिर्फ सिंटैक्स का फर्क है और कुछ भी। तो क्या हुआ होगा पीछे आप देखें ना, ये वाले तो समझ में आ रही है सीधा सीधा कि भाई एक फॉल्स हो गई क्योंकि हमने इसको बोला हुआ है कि भाई दोनों फॉल्स होनी चाहिए, ऐसे ही ना। इसमें हमने क्या बोला, ऊपर वाली में दोनों फॉल्स होनी चाहिए। अच्छा अब नीचे क्या हुआ, A ट्रू है, B फॉल्स है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यू आई होगी? ट्रू आई होगी ना। क्या आई होगी? ट्रू। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या बता रहा है कि फॉल्स होनी चाहिए। देखो ब्रैकेट के अंदर मैंने बोला हुआ है A और ये B, तो क्या आई? ट्रू क्यों आई? कि ब्रैकेट ये और तो ट्रू ही रखता है ना, और ट्रू रखता है, या तो लेफ्ट पे ट्रू हो या राइट पे ट्रू हो, रखेगा ट्रू, ठीक है। तो इसने ट्रू रखा और जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क रखा लगा फॉल्स हो गई। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से दोनों कंडीशंस सेम काम कर रही है। AI ने बोला कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ये लगा लो, ठीक है। जबकि कोई इतना मसला नहीं रहता बहुत बड़ा इसको ऊपर वाली को लगाने से, ये लगाते हैं सब, लेकिन फिर भी AI ने देखिए छोटी सी चीज़ भी देखी कि यार ये कर लोगे ना तो हो सकता है 0.00001 का फर्क पड़ जाए, ठीक है, 10% का फर्क पड़ जाए, लेकिन फिर भी एक चीज़ है जो है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये सीन होता है। तो भाई ये है कि प्रैक्टिस कर करके अलग अलग चीज़ों पे काम करके, अच्छा ये सिंटैक्स ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही होगा, क्या है? तो अलग अलग चीज़ों पे काम कर करके ना पता चलता है कि भाई कि ये भी कुछ है, सही। तो मैं हर किसी को ये एडवाइस करता हूँ हमेशा कि भाई एक चीज़ कर लो, अलग अलग चीज़ों पे नहीं जाओ ना। अक्सर लोग जो है ना ये भी करूँगा वो भी करूँगा सब कर लूँगा और फिर एंड में कुछ नहीं आता, ये होता है, ठीक है ना। एक चीज़ अच्छी कर ली ना तो वो आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। अच्छा आपने अगर बोल दिया, चैलेंज कर दिया किसी को कि यार मैं जावास्क्रिप्ट का एक्सपर्ट हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, तो क्यों नहीं आपको कंपनी जॉब देगी, पैसा देगी? लाजमी देगी। कंपनी बोलेगी भाई जावास्क्रिप्ट का एक्सपर्ट है भाई, तो इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, तो उसको पैसे मिलते हैं चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। जावास्क्रिप्ट में आप बोले मैं पाइथन का एक्सपर्ट हूँ, आप बोले भाई PHP चलो इतनी नहीं चल रही, फिर भी आप बोले मैं PHP का एक्सपर्ट हूँ, वो भी आपकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो किसी एक चीज़ पे ना बंदे को फोकस लगा के उसको घोल के भी जाना होता है, वरना आजकल की जो यूथ है ना वो क्या कर रही है, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट ली, थोड़ी सी पाइथन, थोड़ी सी PHP, थोड़ा सा बैकएंड, AI, क्लाउड सब खा लिया। अब जब गए जॉब के लिए, हाँ भी क्या आता है, सब आता है, ठीक है ना। तो इंटरव्यू किसी में भी नहीं गया, तो ये बहुत बड़ा मसला है और ये आजकल कोई नहीं समझ पा रहा है। बस वो बोल रहे हैं कि एलन मस्क ने बोल दिया AI, तो हम तो AI करेंगे। कल एलन मस्क बोल देगा नहीं AI नहीं ब्लॉकचेन, तो अब हम ब्लॉकचेन करेंगे। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप जो चीज़ करें अच्छे से एक कर लें एक चीज़, और वो आपको बहुत आगे लेके जा सकती है, ठीक है। तो मतलब आप ये गोल सेट कर सकते हैं कि यार नहीं मैं जावास्क्रिप्ट जो है ना बहुत अच्छी कर लेता हूँ, बहुत फ़ायदा है भाई, आने वाले 10-15 सालों तक तो कहीं नहीं होगी, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये नहीं कह सकते कि अगले साल आप बोले AI की वजह से ना जावास्क्रिप्ट भी खत्म हो गई, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 10-15 सालों तक तो है, ठीक है। 10-15 सालों तक तो अच्छा खासा पैसा निकाल लेंगे, मेहनत वसूल हो जाएगी, फिर जो है ना चलो चेंज भी हो जाए तो कुछ और पढ़ लेंगे आगे, बल्कि 5 साल बाद ही आप कुछ और पढ़ लेंगे कि जो आप फिर आपको लगे
अब जैसे मैं कब से जावास्क्रिप्ट पे हूँ, आज जावास्क्रिप्ट बंद हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने दूसरी चीज़ें भी करनी है। पाइथन का भी मैं इतना एक्सपर्ट ही बन गया हूँ, ठीक है। तो यही होता है कि 5 साल बाद आप भी काफ़ी कुछ और भी कर चुके होंगे उसके साथ, फिर जो है बंद भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं, मतलब बंद मतलब वो नहीं कि शटर बंद हो जाए, लोग कि इसका ट्रेंड ख़त्म हो जाए और लोग जो है ना किसी दूसरी लैंग्वेज को प्रायोरिटी देना शुरू कर दें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। तो एक चीज़ में रहें और इसी में जो है ना मेहनत करते रहें कि भाई कुछ भी पूछ लो जावास्क्रिप्ट से, इतना कॉन्फिडेंट हो आपको कि आप बोले भाई कुछ भी सवाल कर लो जावास्क्रिप्ट के बारे में, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी चीज़ आप जो है ना पूछ लो, मैं बता दूँगा, ठीक है जी। कर लेंगे, कब तक होगा? नहीं, ये जावास्क्रिप्ट का एक्सपर्ट बनाना है ना यार आपको यार। ये बन सकते हैं, देखिए अभी भी मतलब इसके लिए जॉब करना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आप डेली आप लिंक्डइन पे देखते होंगे लोग जो है ना पोस्ट डालते हैं कि स्टार्टेड 100 days ऑफ चैलेंज इन जावास्क्रिप्ट, कोई 30 दिन का, कोई 1 हफ्ते का, कोई 10 दिन का। तो मतलब ये कि रोज़ एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी जावास्क्रिप्ट के अंदर रोज़, और साथ साथ पोस्ट भी होती रहेगी लिंक्डइन पे, लोगों को भी पता हो, कंपनीज भी देखती हैं कि भाई ये तो पागल बंदा लग रहा है, ये तो रोज़ जो है ना कुछ कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको भी फ़ायदा होगा। और मैं ऐसे लोग भी देखे हैं कि यार 6-6 महीने के लिए जो है ना दुनिया से गायब, कि भाई गया ये तो बंदा 6 महीने बाद में निकल के आ रहा है, ठीक है। तो 6 महीने तक वो क्या कर रहा था, वो पढ़ रहा था, ठीक है ना, कि भाई वो मैं जो है ना पढ़ रहा हूँ बस 6 महीने तक, मुझे कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, 6 महीने बाद आऊँगा तो मुझे बता देना क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो ऐसा भी है। तो हमें जो है ना थोड़ा सा देखिए मसला होता है चीज़ों को इस तरह करने में, क्योंकि हमने जो है ना इतनी किताबें भी नहीं पढ़ी हुई होती, आप कभी गोरों से मिलते हैं ना, और इतनी बुक्स पढ़ी हुई होती है, इतनी बुक्स पढ़ी हुई होती हैं, उनको पता नहीं क्या क्या पता होता है। जो भी हम तो खैर फेमस बुक पता है हमें कि भाई 2-4 हैं, हम उन्हीं के नाम लेंगे। कोई भी बुक इंटरनेट से देखी हो ना अपने, वो आप नाम ले दो गोरों के सामने, बोले मैं तो पढ़ी है, तो भाई इतनी बुक्स कैसे पढ़नी, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो अलग अलग चीज़ें की हैं, तो खैर एक चीज़ में लग जाओ और उसको जो है अच्छे से बस कर लो तो फ़ायदा हो गया। तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन हमने देख ली, जैसे ठीक है। तो इसको हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं पेज को, अपने पेज को। ऑथेंटिकेशन में सारी चीज़ें हो गई थी ना, मैंने चीज़ भी करने को कहा था आपको कि वेरीफाई ईमेल वाला टास्क हो गया था। अरे इसका कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, क्लासरूम में ना इशू हो रहा है देखने में, थोड़ा हम दिलाना भी भूल जाता हूँ, या तो फेसबुक ग्रुप मैंने बनाया था ना शुरू में, उसका इस्तेमाल किया जाए, चाहे कुछ भी बनाए करें तो उस पर डालें, ठीक है, ताकि सब देखें। क्या ख्याल है? फेसबुक ग्रुप याद है ना जो हमने बनाया था?
S14 वाला। अच्छा आप कुछ डालेंगे तो देखेंगे ना, कोई वो तो नहीं है ना उसमें प्राइवेसी, पोस्ट आती है डायरेक्ट या अप्रूव के बाद आती है। काफ़ी टाइम है बैच 14 क्या नाम था ग्रुप का? सही आ गया। तो मेरे ख्याल से तो पोस्ट की कोई प्राइवेसी नहीं है। जो कोई नहीं है तो मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ व्हाट्सएप में, तो फिर ज्वाइन कर लेना। अच्छा इसमें ऑथेंटिकेशन हमने सब देख रही थी ऐसे ही, और भी देखें जब पेड प्लान ले लेंगे ना तो फोन और वगैरह वाली सब हो सकती है, लेकिन वही ना खर्चे के ऊपर बात है कि अगर आपको ऐसा क्लाइंट मिल जाए बोले भाई मैं तो खर्चा कर लूँगा तो कर दिएगा उसको, बड़ा आसान है सर। ठीक है ना। तो इसकी कीज़ को किस तरह सिक्योर कर? हाँ कीज़ देखें इसकी ज़्यादातर केसेस में सिक्योर नहीं होती है, निकल ही जाती है, फिर इसके दूसरे रूल्स होते हैं। अब ऑथेंटिकेशन अगर कोई कर ले आपके प्लेटफॉर्म पे तो कोई मसला नहीं है, क्या मसला है, पहले कोई भी आके ऑथेंटिकेशन में तो कोई इशू नहीं है ना। अच्छा फिर इसकी जो है ना जब डेटाबेस अभी हम शुरू कर रहे हैं ना तो उसमें रूल्स होते हैं कुछ, वो डाल देते हैं हम तो सिक्योर रहता है हमारे इसको यानी कि अपलोड कर सकते हैं हाँ। डेटा पे वगैरह कहीं कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, वैसे भी हो जाती है। कोई भी वेबसाइट अगर फायरबेस पे बनी हुई होगी ना, जैसे शायद OLX ने कुछ चीज़ें फायरबेस की यूज़ की हुई हैं, तो देखिए OLX की वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे देख रहा था कुछ टाइम पहले कि भाई तो खैर अब हो सकता है हटा दिया हुआ कुछ हो, लेकिन फायरबेस की फीस वगैरह सब थी ठीक है। तो खैर अब क्या करते हैं कुछ लोग फायरबेस को अगर यूज़ करने, क्योंकि फायरबेस है बड़ा अच्छा, जो सारी चीज़ें की सपोर्ट है, तो क्या करते हैं भाई बीच में जो है ना एक सर्वर की लेयर लगा देते हैं कि भाई फ्रंट एंड से सब कुछ ना हो, बीच में एक सर्वर बना दिया और जो भी अब कम्युनिकेशन हो रही है ना वो सर्वर के थ्रू हो, तो फिर सिक्योर हो गया। अच्छा अब हम बिल्ड में ही आएंगे किसमें, फाइल स्टोर पे, सही है, फाइल स्टोर डेटाबेस। डेटाबेस समझ में आ गया ना क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं सबको? ऑर्गेनाइज वे में डेटा स्टोर होता है इसके अंदर, प्लेन और टेक्स्ट डेटा, ठीक है ना, फाइल वगैरह इसके अंदर नहीं जाती, वो स्टोरेज होती है। और देखिए ऑर्गेनाइज वे में अपने पास भी कर सकते हैं, जैसे मैं अपने पास ही ना एक फाइल बना लूँ db.database.json और मैं चाहूँ तो इसमें भी डेटा स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन उसको मैनेज मुझे खुद ही करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज खुद करना पड़ेगा। और ये जावास्क्रिप्ट से हो सकता है कि आप जो है ना
HTML पे कोई डेटा लिखते हैं, सबमिट दबाएं, वो डेटा जाके जेसन में सेव हो जाएगा। ईजी है, इसमें कोई मसला ही नहीं, ठीक है ना। वो मतलब आपकी फाइल आपकी डेटाबेस बन जाएगी, और ये फाइल आपके कंप्यूटर में सेव है तो लोकल मतलब डीबी बन सकता है, लोकल डीबी। और कुछ डीबी होते हैं जो लोकल सपोर्ट भी करते हैं, तो फायरबेस तो नहीं, जैसे मोंगोडीबी हो गया, SQL हो गया, दूसरे हो गए, वो लोकली भी सपोर्ट करते हैं कि आपके कंप्यूटर में ही सारा डेटा सेव हो रहा होगा, ठीक है। क्लाउड पर रहना जरूरी नहीं है। तो समझे ये एक ही फाइल होती है डेटाबेस की, लेकिन वो फाइल हमारी बनाई हुई नहीं बल्कि उस प्रोवाइडर की होती है, जैसे मोंगोडीबी की, SQL की। तो उसमें जो भी डेटा सेव हो रहा होता है ना, वो बहुत ऑर्गेनाइज वे में सेव हो रहा होता है, और उसके काफ़ी टूल्स होते हैं जो कि उस डेटा को व्यू करते हैं, उस पर क्यूरीज और सारी चीज़ें उस पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो समझे एक पूरा सिस्टम होता है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको होता है, DBMS, ठीक है। अगर वो हम अपना पूरा खुद का बना सकते हैं, जो कि मुश्किल है जाहिर सी बात, तो हम अपनी फाइल बनाए और अपना डेटाबेस बन गया हमारा, ठीक है। तो लेकिन काफ़ी प्रोवाइडर हैं जिन्होंने पहले से ही वो सब बनाया हुआ है, DBMS वगैरह, और उसकी मैनेजमेंट वगैरह सब अच्छी कर रहे हैं, और प्लस क्लाउड भी दे रहे हैं आपको, जैसे फायरबेस क्लाउड दे रहे हैं आपको फ्री में, ठीक है। तकरीबन 1 GB तक का डेटा फ्री है, 1 GB में आप 1 GB तक स्टोर करो, 1 GB बहुत होता है। 1 GB में समझो आपके पास ना मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड सेव हो सकते हैं फ्री में। तो क्रिएट डेटाबेस करेंगे, अभी तक क्योंकि हमने क्रिएट नहीं किया हुआ, तो आपका इंस्टेंस तो बना हुआ है, समझे प्रोजेक्ट बना हुआ है SMIT बैच 14। जब आप क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कुछ चीज़ें आपसे लेता है, डेटाबेस की आईडी लेना वाला जो डिफॉल्ट है वही होगी जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है। अब देखिए लोकेशन मांग रहा है, अभी लोकेशन क्या होती है, लोकेशन क्या होती है कि अब जो प्रोवाइडर है ना, क्लाउड प्रोवाइडर कौन होते हैं, जैसे क्लाउड की मैंने आपको काफ़ी बार एग्जाम्पल दी है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, मैंने बहुत हैवी कंप्यूटर ले लिया और वो मेरे इतना यूज में भी नहीं, और मेरे पास हर चीज़ की फैसिलिटी मौजूद है, मेरे पास इंटरनेट भी अच्छा है, मेरे पास लाइट भी 24 घंटे है, इंटरनेट भी कभी बंद नहीं होगा, कंप्यूटर भी अच्छा है, तो मैं बिजनेस बना सकता हूँ। मैं बोलूँ यार मेरा कंप्यूटर है, इसको ना मैं रेंट आउट करता हूँ कि कोई भी अपनी एप्लीकेशन मेरे कंप्यूटर में स्टोर कर ले और मुझे कुछ पैसे दे दे, बात समझ में। तो इस तरह ये पूरा एक बिजनेस है बहुत बड़ा, जिसके बहुत बड़े बड़े जाइंट जो करते हैं, जैसे AWS का नाम सुना आपने, सबसे बड़ा जाइंट है, फिर गूगल, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर डिजिटल ओशन और बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो गूगल जैसे बहुत बड़ा है, आपको पता है। तो गूगल का सिर्फ एक बिजनेस नहीं होता, मल्टीपल बिजनेस होते हैं, जिसमें एक बिजनेस ये क्लाउड सर्विस भी है, ठीक है ना। गूगल क्लाउड कंसोल के नाम से, गूगल क्लाउड सर्विसेज के नाम से पूरी गूगल क्लाउड प्रोडक्ट इसका बेसिकली नाम है, GCP, गूगल क्लाउड प्रोडक्ट। तो इनकी भी सर्विस है, तो इनके पास एक कंप्यूटर नहीं होता बल्कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में समझे क्या होता है, रीजन्स होते हैं, ठीक है ना। रीजन क्या है कि रीजन किसको बोल रहे हैं, जैसे एशिया रीजन, ठीक है ना, इस तरह फिर यूरोप रीजन, मिडिल ईस्ट रीजन, फिर अमेरिका रीजन, तो इस तरह से रीजन्स हैं। अब उस रीजन्स में इनके पास जो है ना मल्टीपल लोकेशंस हैं, जैसे एशिया के अंदर इंडिया में, सिंगापुर में, ठीक है ना, चाइना में, इस तरह इनके पास ना लोकेशंस हैं। इसको एज लोकेशंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एज लोकेशंस, ठीक है ना। जैसे इंडिया में हो गई, फिर इंडिया की ना मल्टीपल सिटीज़ में हो गई, जैसे इंडिया की एक सिटी में, जैसे हैदराबाद में है, मुंबई में है, ठीक है ना। तो इस तरह मल्टीपल सिटीज़, फिर इस तरह सिंगापुर में हो सकता है, फिर सिंगापुर की मल्टीपल सिटी में हो सकता है। अब इन रीजन्स के अंदर ना ये मल्टीपल लोकेशंस हो गई, और इन मल्टीपल लोकेशंस के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते हैं। डेटा सेंटर्स का तो सुना होगा,
डेटा सेंटर का कौन सी जगह होती है, वही जहाँ पे सारा डेटा वगैरह स्टोर हो रहा होता है और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ होता है, इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह सब आ जाते हैं। तो अच्छा, अब एक लोकेशन में तकरीबन 3 से 4 डेटा सेंटर होते हैं। कितने होते हैं? 3 से 4। अच्छा क्यों? अच्छा पहले तो लोकेशन कहाँ डिसाइड की जाती है? जैसे तो बड़ी कंपनी है, देख के करेगी कि भाई जो अच्छा मुल्क हो, उसकी इकॉनमी अच्छी हो, फिर सेफ हो, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के मसले ना हो, ठीक है, इंटरनेट के मसले ना हो, और वैसे भी पॉलिटिकली भी थोड़ा सेफ हो, तो वहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट की जाती है। ठीक है, सेलेक्ट कर ली, तो इस हिसाब से आपको पाकिस्तान में क्या लगता है, होगी? नहीं है। ठीक है, तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी एक कंपनी, बड़ी एक कंपनी की किसी की भी नहीं है 3 नोड से। ठीक है ना, तो ये बहुत फख्र की बात है हमारे लिए। अच्छा, तो अब एक लोकेशन में मल्टीपल डेटा सेंटर क्यों बने हुए हैं? क्योंकि हो सकता है एक जगह अगर आग लग जाए या तबाह हो गया हो, या वहाँ पे सैलाब आ गया, जलजला आ गया, तो जो पूरा डेटा सेंटर है वो हो गया। तो जो पूरे पब्लिक का डेटा आपने स्टोर किया, पब्लिक को मारेगी पकड़ के, बोलेगी हमने तो आपके पास रखा था भाई, आपको पैसे दे रहे थे। तो इस वजह से एक लोकेशन में 3 से 4 डेटा सेंटर होते हैं, ताकि एक गया तो दूसरा बैकअप पे रेडी है। ठीक है, तो इस तरह इंडिया में भी मल्टीपल है। अब जैसे मुंबई में होगा ना, तो मुंबई में कोई एक लोकेशन नहीं होगी, बल्कि 3-4 अलग अलग थोड़े थोड़े फासले से लोकेशन होगी जहाँ पे डेटा सेंटर बने होंगे। अच्छा, एक डेटा सेंटर कितना बड़ा होता है? तो कम से कम भी जैसे क्रिकेट स्टेडियम होता है ना, इतना बड़ा होता है। ठीक है, एक यहाँ पे खुल जाना चाहिए डेटा सेंटर यार, ताकि लाइट ना जाए। फिर भी जाएगी। तो खैर जैसे तो नॉर्मली मैं बता रहा था, तो जैसे मुंबई में अगर होगा तो एक डेटा सेंटर हमारा होता है क्रिकेट स्टेडियम जितना होता है ना, इतना बड़ा या इससे भी बड़ा, और उसमें मल्टीपल हार्डवेयर, कंप्यूटर, सब चीज़ें होती हैं। तो इस तरह 3-4 होते हैं एक लोकेशन में। तो इंडिया में 2-3 सिटी के अंदर मौजूद है, मतलब 2-3 सिटी, तो इसका मतलब हर सिटी में 3 से 4 डेटा सेंटर। तो आप सोचें कि इतने बड़े कंपनी ने अपने डेटा सेंटर किसी कंट्री में रखे हुए, तो उस कंट्री को भी कितना फ़ायदा होगा, उस कंट्री की रिसोर्स यूज़ होगी, एम्प्लॉयज़ जॉब क्रिएट होंगी, इलेक्ट्रिसिटी से पैसा बनेगा, हर चीज़ से पैसा बनेगा, इंटरनेट से पैसा बनेगा, तो सब कुछ यूज़ तो वहीं का ही हो रहा होगा ना। तो इसी तरह से ना ये पूरी दुनिया में, ठीक है, अब अलग अलग जो है ना, जैसे एशिया में 2-3 कंट्रीज़ में है, यूरोप में 10-12 कंट्रीज़ में है, अमेरिका में है। तो अब होता ये है कि जब एक कोई पूरा अपना एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाता है, तो उसको एक सर्वर चाहिए होता है ताकि उसको इंटरनेट पे लेके जा सके। ठीक है, तो अब सर्वर कौन सा? वो यही सर्वर होता है कि भाई या तो हम क्लाउड सर्वर लें, किसी कंपनी से रेंट आउट कर लें, या फिर अपना बनाते हैं। जाहिर सी बात है कॉस्ट उसकी बहुत हाई है, तो अक्सर कंपनीज जो है ना वो इन्हीं कंपनी से खरीद लेती हैं। अच्छा, ये 3 कंपनी तो बहुत महंगी हैं, कम वाली भी होती है। ऐसी कंपनी भी होती है कि जो बेच तो इन्हीं का रही होती है, लेकिन वो शेयर दे देती है आपको, जैसे इनसे लिया उन्होंने 10 GB 1-1 GB करके सबको दे दिया, ऐसी कंपनी भी होती है। देखिए ये 3 बड़े जाएंगे, ठीक है ना। तो अब मुझे जो एप्लीकेशन बनानी है ना, समझे वो पाकिस्तान में बनानी है, वो चलेगी पाकिस्तान में। अच्छा, अब जो है ना जियो लोकेशन पे मैटर करता है कि भाई आप जो है ना सर्वर जो है ना थोड़ा करीब में रखें, नियरेस्ट सर्वर जो हो ना वो लें आप। प्रोजेक्टर चलाते हैं तो नियरेस्ट सर्वर होने का फ़ायदा ये होता है, ये पूरा जो इंटरनेट कनेक्ट है दुनिया में कैसे है पता है ना, वायर्स है और सब वायरलेस भी चाहिए सब चीज़ें। तो समझे एक वेबसाइट, जो अमेरिका की आप वेबसाइट खोलते हैं ना कोई, तो आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं उस पर, तो आपकी रिक्वेस्ट घूमती घुमाती हुई बीच में हब्स होते हैं, जो मतलब एक बाइट तो पूरी नहीं कनेक्ट हुई भी होगी ना,
जैसे 4 वायर आ रही है, 5 वायर आ रही है अलग अलग कंट्री की, तो बीच में एक हब होता है, वो क्या करता है, कनेक्ट करता है सारी वायर को आपस में, ठीक है ना। तो कितने हब्स की थ्रू वो हमारी रिक्वेस्ट होती भी वहाँ तक जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा डिले आएगा। लेटेंसी इसको जिसको बोलते हैं नेटवर्क लेटेंसी, उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो हमेशा हम ये करते हैं कि भाई जब भी कोई हम वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे तो हम नियरेस्ट सर्वर लें, ठीक है। तो अब जैसे कुछ पाकिस्तान की काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जो कि जिन्होंने सर्वर लिया होगा मुंबई का, ये करीब है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ की परमिशन नहीं होती कि गवर्नमेंट की जो ऐप है या कोई ऐसी ऐप है जिसमें पाकिस्तानी लोगों का डेटा है या XYZ, तो हमारी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट वो मना करती है, ठीक है ना। तो उसको और सिक्योर रखने के लिए फिर भी लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी चल दुश्मन है हमारा, लेकिन वो कंपनी जो है ना वो तो नहीं है ना, लेकिन उसका डेटा सेंटर वहाँ पे बना हुआ है, तो हमारा डेटा इंडिया में पड़ा हुआ है, मतलब ऐसा होता है सही। लेकिन फिर भी लोग रखते हैं क्योंकि बड़ी कंपनी है, वो कुछ गलत नहीं होने देगी। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट लेवल की चीज़ें नहीं रखी जाती, गवर्नमेंट लेवल की तो बल्कि पाकिस्तान से बाहर ही नहीं जाती हैं अपने सर्वर पर सारे। तो फिर भी अगर कोई ऐसी कंपनी हो ना, वो बोले यार नहीं यार हम रिस्क नहीं ले रहे इंडिया में रखने का, तो फिर वो सिंगापुर पे जाती है, सिंगापुर पे रखती है, वहाँ पे बने हैं बहुत सारे डेटा सेंटर, ठीक है ना। तो और अब मिडिल ईस्ट में बनना शुरू होगा, जैसे सऊदीया में अभी रिसेंटली AWS ने शुरू किया है बनाना, अभी जैसे आज कल अनाउंसमेंट हुई, तो उसके बाद बहुत सारे बनेंगे। दुबई में जो है ना वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है वो, ठीक है। तो जब यहाँ बन जाएंगे तो हम लोग इनका शादिया करेंगे, हमारा कब बनेगा यार, ठीक है, हमारा भी बनना चाहिए। तो खैर, तो इस तरह की चीज़ होती है। तो अब फायरबेस से देखें, जब हम डेटाबेस बना रहे हैं ना, तो फायरबेस ने भी हमसे लोकेशन का पूछा, समझ में आ गया नहीं पूरा गेम। अब फायरबेस ने हमसे लोकेशन का पूछा कि भाई मैं जो है ना आपको कहाँ पे जाके जगह दूँ, किस रीजन में आप बनाना चाह रहे हैं, क्या आप यूरोप में रखना चाह रहे हैं डेटा, क्या आप अमेरिका में रखना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए 7, 5 ये कोड है, तो अलग अलग लोकेशंस होती है ना। अब देखिए नीचे आ गया अफ्रीका, एशिया में देखें ताइवान के अंदर भी है, हांगकांग के अंदर भी है, अलग अलग है मतलब। अच्छा सबके एक ही होते हैं, गूगल के अपने हैं, फिर जब आप AWS पे काम करेंगे उसके अपने हैं, जब आप माइक्रोसॉफ्ट पे काम करेंगे उसके अपने हैं। तो गूगल के देखिए हांगकांग में है, ताइवान में है, टोक्यो में है, ओसाका, सियोल वही तो नॉर्थ ईस्ट है, टोक्यो भी नहीं है, तो ज़्यादा आगे बोल ठीक है। हाँ एशिया, जहाँ तक एशिया आ रहा है ना, हमारे नहीं एशिया आ रहा है तो वही है। फिर देखिए मुंबई आ गया, दिल्ली आ गया, सिंगापुर आ गया, जकार्ता आ गया, सिडनी आ गया, फिनलैंड आ गया, इतने सारे हैं। तो हम ऐसा पाकिस्तानी अब कहाँ रखें? अच्छा सारे वैसे फ्री हैं, कुछ पेड भी होते हैं वैसे, लेकिन ये हमें ऑप्शन दिखा रहा है तो फ्री, तो हम रखते हैं सिंगापुर के अंदर, सही है। या मुंबई में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, ठीक है ना। तो खैर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल मैं सिंगापुर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा ये भी ना बड़ा डिपेंड करता है। अच्छा अभी तो हम फायरबेस यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटी मोटी ऐप बना रहे हैं, इतना कोई फर्क नहीं। अमेरिका में भी रख दो तो सेकंड में जो मिली सेकंड होते हैं ना, उसमें 2-4 मिली सेकंड बढ़ जाएंगे, तो कुछ भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बड़ी ऐप्स होती हैं उनमें देखा जाता है कि यार सारा यूज़र बेस आपका पाकिस्तान में और आपका सर्वर अमेरिका में पड़ा हुआ है, तो बिला वजह पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो उसको उठा के आपने एशिया में रखना चाहिए था ताकि यूज़र को परफॉर्मेंस अच्छी मिले। तो इस तरह जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे हम गूगल खोलते हैं ना, गूगल मैंने लिखा google.com, तो ये गूगल की वेबसाइट ना हमारे पास मुंबई से उठ के आ रही होगी, क्यों? क्योंकि हम इसके नियरेस्ट यूज़र हैं, ठीक है। तो इस तरह पूरी दुनिया में यही होता है, जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट एप्लीकेशंस होती हैं ना, क्या क्या है का हैकिंग, ये गूगल है, गूगल का अपना सर्वर है, गूगल का भी बताया डेटा सेंटर है इंडिया में, ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो कोई बंदा रिक्वेस्ट करता है तो अच्छा कोशिश ये की जाती है कि
जो यूजर है ना आपका, उसको उसकी नियरेस्ट लोकेशन से चीज उठा के दें ताकि जल्दी मिले। सही है ना? तो भाई यहाँ पे मैं सिंगापुर सेलेक्ट करके इसको बना देता हूँ। अच्छा अभी देखिए रूल्स वाली बात आती है कि ये कोड है फायरबेस देता है, फायरबेस का अपना सिंटैक्स है जिसके थ्रू ये ना रूल्स बनाता है। तो इसको देखेंगे, इसको सेलेक्ट कर देना है आपने टेस्ट मोड में। तो ये क्या करेगा, अलाउ रीड राइट इफ रिक्वेस्ट डॉट टाइम, इसने हमें 1 महीने तक के लिए अलाउ कर दिया। ठीक है, 1 महीने तक के लिए अलाउ कर दिया। हम चाहे तो यहाँ से डेट वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ रूल है और कुछ नहीं है। मैंने क्रिएट किया तो समझिए अभी हमारा सिंगापुर के अंदर कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। वैसे शेड होगा लेकिन आप समझे ऐसा। ठीक है, जब इसमें देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है और ये रेडी हो गया। ठीक है ना? अभी हमारे पास पूरा फाइल स्टोर बन के आ गया। ये ऊपर आप देख रहे हैं इसमें रूल्स हैं। जैसे अभी हमने टेस्ट मोड स्टार्ट किया तो ये रूल्स ने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया। देख के समझ में आ रहा है, इतना कोई मुश्किल नहीं। अलाउ कर देना रीड और राइट, ये 2 मेन रूल होते हैं। राइट के अंदर सब आ जाता है, ऐड अपडेट एडिट सब आ जाता है, और रीड के अंदर रीड वाले डिलीट अलाउ नहीं किया होता। डिलीट करना डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट भी समझे राइट में आ जाता है, हो जाता है दोनों में। अच्छा, इफ रिक्वेस्ट डॉट टाइम, रिक्वेस्ट का टाइम स्टैम्प डॉट डेट इससे कम हो कि अगले महीने की इसने डेट दे दी तो मतलब 1 महीने तक चलेगा, 1 महीने बाद अपडेट दोबारा चेंज कर लेना। ये बेसिक रूल है। चैट जीपीटी को आप बोल के ना ये इसको कॉपी करके, ये वाली लैंग्वेज अगर नहीं भी आती फायरबेस वाली, तो चैट जीपीटी को ये देके इससे कोई भी रूल्स लिखवा सकते हैं आप कि भाई मेरा जो डेटा है ना सिर्फ ऑथेंटिकेट यूजर देखें, जो ऑथेंटिकेट है ना फायरबेस से वो देखें, या कुछ भी एक्सवाइजेड रूल लिखवा सकते हैं आप। अच्छा, अभी इसका डेटा किस तरह होता है, इसमें कलेक्शंस होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर है डेटा का जो ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है ना। अब जैसे कलेक्शन, जैसे मुझे यूजर्स सेव करना है, डेटाबेस के अंदर यूजर्स सेव करना है, तो यूजर्स की कलेक्शन होगी। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट आईडी, क्योंकि एक यूजर तो नहीं आएगा, मल्टीपल आएंगे टीवी के अंदर, तो सबकी आईडी जो है ना वो यूनिक होनी चाहिए। तो अभी तो मैं यहीं से बना रहा हूँ, लेकिन ये वाली आईडी फायरबेस भी हमें ऑप्शन देता है, बना सकते हैं। वरना जब हम कोड के थ्रू यूजर सेव करवा रहे होंगे तो यहाँ पे यूजर की आईडी डालते हैं। ठीक है, और फील्ड के अंदर हम कोई भी फील्ड डाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ भाई यूजर का नेम, अब फील्ड की टाइप होती है कि स्ट्रिंग होगा, नंबर होगा, बूलियन, मैप, एरे, नल, टाइम स्टैम्प, जियो पॉइंट, रेफरेंस। इसमें क्या नहीं पता, जियो पॉइंट में ना जियो लोकेशन होती है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह वो आ जाता है। मैप जो है ना एरे की तरह ही होता है। ठीक है, अब रेफरेंस जो है ना, जैसे ये कलेक्शन है ना, दूसरी कलेक्शन का रेफरेंस होता है। जैसे डेटाबेस का रिलेशनशिप्स होते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो रेफरेंस में वो आता है। बाकी सब तो आपको पता है, बूलियन क्या है, नल क्या है, टाइम स्टैम्प क्या है। अब जैसे मैंने नेम सेव करना है तो मैंने स्ट्रिंग सेलेक्ट किया और मैंने इसमें नेम सेव कर लिया। अच्छा, ऐसे ऐड भी करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए ये मैं ऐड करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये डेटाबेस में मेरा डेटा ऐड हो गया। ठीक है ना, मेरे डेटाबेस में मेरा डेटा ऐड हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको कलेक्शन बोलते हैं। जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ होता है उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर भी कलेक्शन हो सकती है। जैसे आपने ऑब्जेक्ट का समझे स्ट्रक्चर बनाया ना, जावास्क्रिप्ट जैसे कार सर्च करने का बनाया था हमने, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी होता है। जैसे कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर भी कलेक्शन हो सकती है। फिर जो कलेक्शन बनेगी उसके अंदर डॉक्यूमेंट होगा और उस डॉक्यूमेंट के अंदर भी कलेक्शन हो सकती है। नेस्टिंग जितनी चाहे आप हो सकती है। अच्छा, अब हम ये डेटा जो है ना कोड से ऐड करते हैं, यहां से डिलीट कर देते हैं इसको। ठीक है जी,
इससे कोड से करता हूँ, तो हमारे पास यूआई बनी है। जो यूजर साइन अप हमने किए थे ना, उसका रिकॉर्ड हम इसमें सेव करवा दें। फायरबेस डॉक्स, ठीक है। जिस तरह ऑथेंटिकेशन आसान था ना, डेटाबेस भी वैसे सिर्फ फंक्शन है, फंक्शन कॉल करने डेटा गया, फंक्शन कॉल करा डेटा आ गया, डिलीट हो गया और एडिट हो गया, सिर्फ फंक्शन से। वैसे जनरली देखा जाए ना तो डेटाबेस मुश्किल होता है, सब कुछ खुद बनाना पड़ता है आपको, एपीआई वगैरह, फिर फैच के थ्रू उनको कॉल करना होता है। फायरबेस में सिर्फ फंक्शंस हैं जो फायरबेस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ऑथेंटिकेशन में आपने देखा, जिस तरह बिल्ड में मैं आ गया किसमें, फाइल स्टोर में। फाइल स्टोर के बाद मैं आ जाऊंगा ऐड एंड मैनेज डेटा। अच्छा, पहले हम जो है ना इसमें गेट स्टार्टेड में आएंगे ताकि इसके लिंक शिंक ऐड कर लें हम। जैसे देखें इसने बोला फायरबेस फाइल स्टोर, तो सीडीएन वाला लिंक आपको मिल जाएगा और इसको इस तरह गेट फाइल स्टोर करके कॉल करवा देंगे। तो इसमें देखिए क्या करना होगा, जैसे हमने ये गेट ऑथ लिया हुआ है ना, कहाँ से लिया हुआ है, फायरबेस ऑथ से, ठीक है। देखिए इसी यूआरएल को कॉपी करना है, इंपोर्ट फ्रॉम और ऑथ की जगह फाइल स्टोर कर देना है। अच्छा, अगर ये नहीं पता चले तो सर्च कर लेंगे तो ये पूरा मिल जाएगा, या यहाँ कहीं भी होता है, ठीक है, मैंने बताया था ना, तो ढूंढने के डॉक्यूमेंटेशन में तो यहाँ भी मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए बोल रहे गेट फाइल स्टोर वहां से इंपोर्ट करो, तो मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया गेट फाइल स्टोर। और नीचे क्या बोल रहे, देखिए ये सारा काम हमने किया हुआ है, कभी अभी सारा कोड उठा के पेस्ट कर दिया, तो थोड़ा देखना होता है, सोच समझ के करना होता है। जैसे मैंने बताया ना आपको, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अब नजर आएगी ना, उस पर थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया होगा बस। अभी क्या बोल रहे हैं, देखो एक डीबी का वेरिएबल बनाओ और उसमें गेट स्टोर कॉल करके उसके अंदर ऐप को रखो। तो ऐप हमारे पास ऑलरेडी है, डीबी का वेरिएबल बनाया, गेट फाइल स्टोर कॉल किया, ऐप उसके अंदर रख दिया, अब डीबी हमारे पास आ गया। और बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है जिस तरह ऑथ ऑथेंटिकेशन के हर फंक्शन को पास हो रहा था, याद है। जैसे ऑथेंटिकेशन का कोई भी फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसको ऑथ पास हो रहा है, तो अब सेम इसी तरह क्या लग रहा है आपको, डीबी का कोई भी फंक्शन कॉल कर रहे होंगे तो उसको फर्स्ट पैरामीटर में डीबी पास हो, ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हम देखें यहाँ पे हमारे पास ये कोड दे दिया फायरबेस ने, ऐड डॉक, डॉक्यूमेंट ऐड करने का, बहुत आसान लग रहा है। इसमें एक कलेक्शन है और एक ऐड डॉक, दो मेथड हैं, दोनों मेथड उठाए, इंपोर्ट किए, यहां से एक्सपोर्ट कर दिए, कलेक्शन और ऐड डॉक। अच्छा, हम देखिए पूरा कोड आपको दिया हुआ है, ये पूरा कोड आपने उठा लिया, कॉपी, रजिस्टर करते वक्त यूजर रजिस्टर हुआ, रजिस्टर करते वक्त इसके डॉट देन में ये वाला कोड डाल देंगे, या इसका सेपरेट फंक्शन भी बना सकते हैं हम इसको बोले भाई सेव यूजर टू डेटाबेस, सही ना। इसके अंदर कोड रख दिया हमने, अवेट लगा हुआ है तो ऊपर ऐसे ही लगा दिया। अच्छा, अब कोड देख के चले आप बताएं कि क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। ऐड डॉक एक मेथड है फायरबेस का जो कि आपसे दो चीजें ले रहा है, क्या क्या, एक कलेक्शन ले रहा है पूरी, दूसरा ऑब्जेक्ट ले रहा है और डेटा ऐड कर रहा है। और कलेक्शन एक मेथड है जो आपसे दो चीजें ले रहा है,
ठीक है, डीबी और यूजर। अच्छा, कलेक्शन का नेम इसको बता दिया, अब आईडी कैसे आएगी? ऐड डॉग जो मेथड है ना फाइबेस का, वो आईडी खुद बनाता है रैंडम, जो मैंने आपको ऑटो आईडी बना के दिखाई थी ना, तो ऐड डॉग जो है ना वो आईडी खुद बनाता है। अच्छा, लेकिन अब यूजर वाले केस में हमारे पास यूजर की यूआईडी मौजूद है, ऐसा है ना, तो मैं चाहता हूँ आईडी ना ऑटो जनरेटेड नहीं हो बल्कि यूआईडी बन जाए। तो एक और फाइबेस का मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं सेट डॉग। ऐड एंड मैनेज डेटा में आएंगे, ऐड डेटा में आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, सेट डॉग। वो ऐड डॉग था, ये क्या है? सेट डॉग। ठीक है जी, तो अब हमने डॉग को और सेट डॉग को इंपोर्ट किया। सेट डॉग वही वाला काम कर रहा है, डेटा ऐड करने वाला, ठीक है ना। सेट डॉग वही काम करेगा, डेटा ऐड करेगा। डॉग क्या करेगा? कलेक्शन प्लस डॉक्यूमेंट बनाएगा। डॉग क्या करेगा? देखिए, डॉग को आपने डीबी दिया, वो तो देना है हर हाल में, ये आपकी कलेक्शन का नाम आ गया, और ये जो एलए लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी आईडी आएगी, डॉक्यूमेंट की आईडी। तो अब मैं इसमें क्या क्या चेंजेस करूँ, चलिए मुझे बताएं। इसकी जगह यूजर्स आ जाएंगे। आगे एरे की जगह यूजर आईडी आएगी, तो मैं यहाँ पे ना इससे यूजर मांग लेता हूँ पैरामीटर के अंदर, और इस फंक्शन को कॉल करते वक्त मैं इसको यहाँ से यूजर पास कर दूँ। सेट है। अब यूजर में मुझे पूरा यूजर मिल रहा होगा, और यूजर के अंदर पड़ी हुई होती है यूआईडी, तो मैं यहाँ पे यूजर डॉट यूआईडी। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या सेव करूँ? इसको हटा दूँ, ईमेल सेव कर देता हूँ यूजर की, तो यूजर डॉट ईमेल। यूआईडी के अंदर मैं बोल देता हूँ यूजर डॉट यूआईडी। अच्छा, अब मैं साइन अप करते वक्त यूजर की और भी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। अच्छा, पहले एरर आ रहा होगा क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया सेट डॉग और डॉग प्लस डीबी, ये तीनों चीज़ हमने इंपोर्ट कर ली। अच्छा, अगर अब मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ ईमेल पासवर्ड नहीं बल्कि यूजर की ना, आप एक काम करो, नेम भी ले लो। ठीक है जी, यहाँ पे यूजर का नेम, इसको आईडी ले लो। ठीक है, और जब रजिस्टर कॉल हो तो आप एक काम करो, यहीं पर आप जो है ना नेम मंगवा लो। ठीक है जी, और यहाँ पे साथ में नेम भी सेव कर दो, नेम डॉट वैल्यू। पासवर्ड तो नहीं करना ना डीबी में, पासवर्ड नहीं करना, सही है। ठीक है, तो ये चलेगा और ये डीबी में हमारा डेटा सेव कर देगा। और यहाँ पे हम कंसोल दिखा देते हैं, यूजर डेटा एडिट। ठीक है ना, चलिए अब हम चला लेते हैं कंसोल पे, देखते हैं कोई एरर नहीं है, रजिस्टर पे भी कोई एरर नहीं है, फायरबेस में अभी कुछ नहीं पड़ा हुआ, खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे अब डेटा अपना ऐड कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ईमेल ये वाली पहले से होगी, तो ईमेल नहीं डाल देता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, रजिस्टर दबाता हूँ, मसला आ गया। क्या मसला आ गया? देखते हैं वहाँ पे डेटा गया या नहीं गया। नहीं गया होगा, क्यों नहीं गया? क्योंकि जैसे ही हमने लॉगिन किया ना तो हमारा पेज चेंज हो गया, रिफ्रेश हो गया, तो इसको चलने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको बंद करते हैं। तो ये वाली चीज़ बाद में देख लेंगे, और दोबारा से मैं लॉग आउट करके रजिस्टर पे आके रजिस्टर करता हूँ। और कहीं भी लगा देगा। अच्छा जी, तो चेक आउट का फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया है। अच्छा, यहाँ से भी इसको रोकते हैं, यहाँ से भी रोकते हैं, ताकि ये
है ना, आगे ना जा सके। रजिस्टर अच्छा ये क्या बोल रहा है, अच्छा रजिस्टर के अंदर ही लिया हुआ ना, तो इसको हमने कमेंट कर दिया। रजिस्टर ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद हमारे पास आ गया यूजर डेटा एडिट। अब हम यहाँ आके देखेंगे, रीलोड करेंगे थोड़ा इसको, तो देखिए यूजर्स बन गया, यूजर की यूआईडी डॉक्यूमेंट की आईडी बन गई और ये आ गया यूजर का डेटा। अब मैं नया यूजर ऐड करूँ एक और, तो भाई मैं उमर का ऐड कर देता हूँ। रजिस्टर किया, रजिस्टर हो गया, उसमें टाइम लगेगा ना, सिंगापुर है ना भाई, ठीक है। तो खैर सिंगापुर की वजह से नहीं, तो दूसरी डेटाबेसेस के कंपेयर करें तो फाइबर थोड़ा सा टाइम लेता है कि इसमें सारी चीज़ें ही हैं, नेटवर्क भी है, सिंगापुर है, इस वजह से भी, और सब सारे फैक्टर्स हैं, तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ देखेंगे तो देखिए दूसरा डॉक्यूमेंट भी आ गया और इसमें डेटा ऐड हो गया। यहाँ तक क्लियर? अच्छा हाँ, सेव करवा सकते हैं ना डेटाबेस में, पासवर्ड नहीं करवाते हैं, करवाना हो तो करवा लेना, लेकिन करवाते नहीं, सही है। तो अब डेटा गेट करना है तो वो भी बड़ा आसान है। सेट डॉक में हाँ डॉक लगाते हैं, इससे डॉक्यूमेंट बनता है ना, उसमें सिर्फ कलेक्शन बनती है। ऐड डॉक में सिर्फ कलेक्शन बनेगी और डॉक्यूमेंट की जो आईडी है ना वो ऐड डॉक खुद बनाएगा रैंडम। और सेट डॉक में आपको डॉक्यूमेंट की आईडी भी खुद बनाना पड़ती है, तो आप डॉक से बनाएंगे। डॉक यूजर्स हो गए आपके कलेक्शन का नेम और ये हो गए आपकी आईडी। देखिए दोनों में क्या फर्क है, सेट डॉक में और ऐड डॉक में। जब आपके पास यूनिक आईडी हो तो आपको सेट डॉक इस्तेमाल करना है, तो आपके पास यूनिक आईडी है जैसे यूजर के केस में। अच्छा जब आपके पास यूनिक आईडी नहीं हो, फॉर एग्जांपल आप जो है ना स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं, तो रोल नंबर यूनिक बन सकता है, तो यही सेट डॉक रहने दें। अगर आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जैसे टू डू ऐप बना रहे हैं, टू डू ऐप में कौन सी आईडी है आपके, कुछ भी नहीं, तो उसमें आप ऐड डॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो यूनिक आईडी होगी फायरबेस खुद बना देगा, ठीक है ना। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा टू डू ऐप की एग्जांपल से भी करके देखेंगे, सही है जी। तो एनक्रिप्ट हो जाता है ना, एनक्रिप्ट करके सेव कर दे, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना, वो तो ऑथेंटिकेशन से हमने कर लिया और पासवर्ड और सारी चीज़ें जो है ना फायरबेस खुद मैनेज कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं करना। लॉगिन भी उसी से कर रहे हैं हम, फायरबेस भी उसी से कर रहे हैं। देखिए फायरबेस एक ऐसी सर्विस है जिसने चीज़ों को आसान किया हुआ है। ये सारे काम आपको ना खुद करना पड़ते हैं, एपीआईज बना के अपनी लॉजिक लिख के। फायरबेस ने आपको ऑथेंटिकेशन की छोटी सी सर्विस बना के दे दी, डेटाबेस की छोटी सी सर्विस बना के दे दी, उसमें फंक्शन दे दिए, उसके थ्रू आप यूज़ कर रहे हैं, तो आसानी हो गई। वरना ये सारे काम मैनुअली भी हो सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है जी। अच्छा इसमें एक काम करिएगा, खुद से कोशिश करिएगा देखने की कि डेटा रीड कैसे होता है, कर लेंगे? मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है? अभी भी कोशिश यार, सिर्फ यहीं से देखना तो है, ये गेट डेटा के अंदर आए और यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आओगे, देखो ये गेट डॉक नजर आ गया। देखो गेट डॉक का एक था सेट डॉक, ये है गेट डॉक। इसमें देखिए डॉक्यूमेंट वैसे ही बन रहा है जैसे अभी हमने बनाया है। सिटीज की जगह यूजर्स आ जाएगा, एसेट की जगह यूजर की आईडी आ जाएगी। गेट डॉक करोगे इसमें आपको डेटा मिल जाएगा। ये तरीका डेटा का, स्नैप डॉग स्नैप डॉट डेटा को कॉल करोगे आपको डेटा मिल जाएगा। जैसे फैक्ट से गेट करते वक्त डॉट जेसन को कॉल करते हैं ना, तो ये फायरबेस ने एक मेथड दिया हुआ है डॉट डेटा का, इसको कॉल करोगे आपको डेटा मिल जाएगा। देखो सिंपल आसान है।
तो कितना टाइम लगेगा मुझे डेटा को रीड करने में। देखो ये मैंने दोनों मेथड इंपोर्ट किए, डॉग पहले से ही था, इसको हटा दिया, गेट डॉग, ठीक है। यहाँ से पूरा कोड उठाया, रजिस्टर के अंदर ही आके मैंने गेट डेटा का एक फंक्शन बनाया, इसमें ऐसे लिखा, गेट डेटा के फंक्शन को कॉल किया, ऊपर से गेट डॉग को इंपोर्ट किया और सिर्फ क्या चेंज किया, यूजर्स, और एसएफ की जगह हमें आईडी यूजर की मिल जाती है। मैंने बताया था किसमें, और डॉट करंट यूजर में। यूआईडी और डॉट करंट यूजर, तो इसमें यूजर मिलेगा, तो हम यूजर से यूआईडी निकाल लें तो हो जाना चाहिए। इसको हम लगाते हैं, ये क्यों नहीं है भाई, अच्छा हम ये भी कर सकते हैं कि ऑन ऑफ स्टेट चेंज लिया, ये पता है ना क्या करता है, इसको पहले जाएगा ऑथ, फिर जाएगा, ये हमने लगाया हुआ भी है, पहले चेक करते हैं कंसोल करवा के यूज़र है हमारे पास, क्या पता हम लॉगिन ही ना है भाई, सही है ना। तो हम बोलते हैं भाई इसको गेट डेटा को जब भी कॉल करो जब हमारे पास यूज़र आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें हमें यूज़र मिल जाएगा, ये वाला हम कटा देते हैं, ठीक है जी। और ये आ गया पूरा डेटा, मुश्किल है, फायरबेस ने दिया ये वाला कोड ना पूरा, तो हमने कॉपी पेस्ट किया और आ गया डेटा हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा इसको आपने देखना है, देखिए जब तक करेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा, करके देखिएगा। एक कंप्लीट ऑथेंटिकेशन बना लें प्रोफाइल के साथ, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोफाइल पे शो हो जाएगी यूजर की, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसकी दूसरी जगह भी देखते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफ़िज़।